वेलकम बैक एवरीवन। आर ओ की जो सीरीज चल रही है अपनी, उसमें नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये होगा टेस्ट नंबर 6। 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 15 प्रश्न है इसमें। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ढाका अनुशीलन समिति पूछ रहा है, अनुशीलन समिति नहीं। इसका उत्तर है पुलिन बिहारी दास, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विभाजन होने से पहले भी बंगाल में कई संगठन मौजूद थे, जैसे कि अनुशीलन समिति। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना इस पर। वर्ष 1901 में प्रथम नाथ मित्र और अरविंदो घोष द्वारा स्थापित बंगाल की सबसे क्रांतिकारी सोसाइटी थी अनुशीलन समिति। इस सोसाइटी की 1400 शाखाएं और 84,000 लोगों की सदस्यता थी इसमें। इसके पूर्व बंगाल समकक्ष, जिसे ढाका अनुशीलन समिति के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना की थी पुलिन बिहारी दास ने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, मिसमैच है? संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के समूह हैं और ये हैं संस्थापक। ये चीज़ें ऑपरेट होती थी भारत के बाहर, ठीक है, विदेशों में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस, इंडियन नेशनल आर्मी SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम भीकाजी कामा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक के सामने दो दो बार दो अलग नाम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये सही है। सबसे पहले 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो अमेरिका में जिसका गठन हुआ था, तो तारकनाथ दास ने किया था। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फिर उसके बाद 1942 में जापान में रास बिहारी बोस ने किया था, जापान के टोक्यो में। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के सामने मोहन सिंह होना चाहिए, कैप्टन मोहन सिंह, ना कि सुभाष चंद्र बोस। तो यही आंसर है, पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम भीकाजी कामा। तो ये विदेशों में सक्रिय क्रांतिकारी समूह है ये, ठीक है। जैसे कि इंडिया हाउस है 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड से। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में तारकनाथ दास अमेरिका के कैलिफोर्निया से। हिंद एसोसिएशन 1913 में सोहन सिंह भकना अमेरिका से। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से। लाला हरदयाल के साथ बरकतुल्ला रामचंद्र भी। और भारत की प्रांतीय सरकार 1915 राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान से। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग दूसरी वाली 1942 में जापान के टोक्यो से रास बिहारी बोस। और इंडियन नेशनल आर्मी 1942 मोहन सिंह है जापान से। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में मैडम भीकाजी कामा, पेरिस, ठीक है। कंफ्यूजिंग पेयर वही था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन 1907 में कैलिफोर्निया में हुआ था और लीग की स्थापना पांडुरंगा खान खोजे के साथ तारकनाथ दास ने की थी। तो ए वाला करेक्ट है। और रास बिहारी बोस ने ब्रिटिशों के औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए 1942 में जापान के टोक्यो में एक और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो बी वाला भी करेक्ट है। साइमन कमीशन से रिलेटेड दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही है? इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए भारत भेजा गया था और इसने द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों को अधिकतम स्वायत्तता के साथ सरकार का एक संघीय स्वरूप स्थापित करने की सिफारिश की। देखिए, साइमन कमीशन का विरोध किया था कांग्रेस ने भारत में, क्योंकि इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, कोई भी सदस्य नहीं था भारतीय। तो बिल्कुल 1919 के कामकाज की समीक्षा करने के लिए भारत भेजा गया था। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। साइमन कमीशन को भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने और वादे के अनुसार संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। तो पहला वाला करेक्ट है। यह पूर्णतः श्वेत आयोग, यानी सारे के सारे अंग्रेज थे इसमें, और इसी कारण कांग्रेस ने इसके गठन का विरोध किया।
इसकी सिफारिशें देख लीजिए। द्वैध शासन का उन्मूलन और प्रांतों को अधिकतम स्वायत्तता के साथ संघीय सरकार की स्थापना की जाएगी। दूसरा वाला करेक्ट हो गया। और क्या क्या? एक संघीय संविधान बनाया जाएगा, लेकिन भारतीयों को केंद्र में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय कार्यकारिणी में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया। बर्मा के प्रशासन को भारतीय औपनिवेशिक प्रशासन से अलग करने की सिफारिश की गई। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और क्या क्या? इसका उद्देश्य हर 10 वर्ष में नए संवैधानिक संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की प्रथा को बढ़ावा देने के स्थान पर सीमित करना था। पेरिस इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने की थी। इसने वंदे मातरम और तलवार समाचार पत्र प्रकाशित की। ऊपर था पेरिस इंडिया सोसाइटी 1905 में, मैडम भीकाजी कामा, तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया। वंदे मातरम तलवार समाचार पत्र प्रकाशित किए पेरिस इंडियन सोसाइटी ने, ये भी ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो सी है इसका आंसर। देखिए 1905 में मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। अन्य संस्थापक सदस्य जो इससे जुड़े थे वो हैं मुंसर शाह, बुर्जोरजी गोदरेज और एस आर राणा। ये पेरिस इंडियन सोसाइटी जो थी वो इंडियन होम रूल सोसाइटी की एक शाखा थी, जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर, बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, हरदयाल और M.P.T. आचार्य इसके सदस्य थे। ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में मैडम भीकाजी कामा ने भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। अलग से ABCD बनाकर पूछ सकता है प्रश्न को। और इसने वंदे मातरम और तलवार समाचार पत्र प्रकाशित किए। प्रांतीय चुनाव 1937 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का परिणाम था। चुनाव लड़ते समय कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता हासिल करना था। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का परिणाम थे, ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ते समय कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं था। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। देखिए कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत थे कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के अलावा सीमित विकल्प थे। कांग्रेस ने एक नकारात्मक घोषणा पत्र के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत उपरोक्त चुनाव हुए थे तथा जिसके खिलाफ कांग्रेस ने विरोध करना चाहा था, के प्रति कांग्रेस का रवैया समझौता ना करने वाला और शत्रुतापूर्ण होगा। तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया। चुनाव लड़ते समय कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं था, बल्कि जनता को कांग्रेस के राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करना और भारत का नया संविधान बनाने की उनकी मांगों को और बढ़ाना था। ठीक है, उनकी मांगों की ओर बढ़ाना था। तो दूसरा वाला गलत है, जो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि चुनाव लड़ते समय कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता हासिल करना था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एलिफेंटा गुफाओं के संबंध में सही है? यह मूल रूप से बौद्ध स्थल था, यह मूल रूप से शैव स्थल था, यह मूल रूप से बौद्ध स्थल था, यह मूल रूप से वैष्णव स्थल था, जिस पर बाद में शैव मत का प्रभुत्व हो गया, जिस पर बाद में बौद्ध मत का प्रभुत्व हो गया, जिस पर बाद में वैष्णव आस्था का प्रभुत्व हो गया, जिस पर बाद में बौद्ध धर्म का प्रभुत्व हो गया। कौन सा सही है एलिफेंटा गुफाओं के बारे में? ये बम्बई के पास स्थित जो ये एलिफेंटा गुफाएं हैं, मूल रूप से बौद्ध स्थल हैं ये, ठीक है, जिस पर बाद में शैव मत का प्रभुत्व हो गया। तो ए है इसका आंसर। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं मूल रूप से एक बौद्ध स्थल थीं, जिस पर बाद में शैव मत का प्रभुत्व हो गया। यह एलोरा के समकालीन है तथा इसकी मूर्तियां गहरे रंग के प्रकाश और अंधेरे के प्रभाव के साथ शरीर में दुबलापन दर्शाती हैं। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे जो ब्रिटिश काल में किस राज्य से संबंधित थे? वो संबंधित थे त्रावणकोर से। सी है इसका आंसर। भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा स्वयं शिक्षित
स्वशिक्षित थे जो त्रावणकोर रियासत से आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय कला एवं संस्कृति में षडंग का अर्थ क्या है? भारतीय नृत्य सिद्धांत से, भारतीय चित्रकला सिद्धांत से, भारतीय कठपुतली सिद्धांत से, या भारतीय मिट्टी के बर्तन बनाने के सिद्धांत से? भारतीय कला और संस्कृति में षडंग का संबंध है भारतीय चित्रकला सिद्धांत से। बी है इसका आंसर। देखिए, षडंग अर्थात भारतीय चित्रकला के 6 अंग, जिसमें चित्रकला संबंधित सिद्धांत एवं इसमें चित्रकला बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया वर्णित है। साथ ही साथ रेखा और रूप और रंगों की अलग अलग रंग समिति का संपूर्ण ज्ञान इस शोध में बताया गया है। व्यंजन के स्वाद की तरह कला में रस और लय का महत्व लिखा गया है। स्क्रॉल पेंटिंग या पट्टचित्र मूलतः किस राज्य से संबंधित है? स्क्रॉल पेंटिंग या पट्टचित्र का संबंध है उड़ीसा से। सी है इसका आंसर। कथात्मक स्क्रॉल पेंटिंग या पट्टचित्र पेंटिंग की जीवित परंपराओं में सर्वाधिक प्रभावशाली है। कपड़े पर बनाई जाने वाली यह विशेष पेंटिंग ओडिशा की एक विशिष्ट कला है। पट्टचित्र का काल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का माना जा सकता है। पट्ट का अर्थ है वस्त्र और चित्र का अर्थ है पेंटिंग। तो सी करेक्ट हो गया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे हमारा साझा भविष्य के नाम से जाना जाता है, प्रकाशित हुई थी कब? 1972 में, 1978 में, 1987, 1992। ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे हमारा साझा भविष्य के नाम से जाना जाता है, 1987 में प्रकाशित हुई थी। सी है इसका आंसर। रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1987 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के बाद सतत विकास पर चर्चा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। भारतीय वन्य जीव संस्थान, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा है ये तो झांसी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। तो ए का हो गया 2, बी का 1, ठीक है, सी का हो गया 3, डी का हो गया 4। तो वन अनुसंधान संस्थान कई बार पूछा है एग्जाम में, उत्तराखंड के देहरादून में है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान भी देहरादून में है और वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। और वन प्रबंधन पूछ ले, प्रबंधन वर्ड जिसमें आ जाए तो वो भोपाल में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे में है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में है, याद रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण विकास संस्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, यूपी। ये संस्थान यहाँ का है, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर में, ये पूछा एग्जाम्स में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। एक और क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। सूची 1 में है विश्व पर्यावरण संगठन और ये है उनके मुख्यालय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ग्रीन पीस इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP केन्या के नैरोबी में, ग्रीन पीस इंटरनेशनल नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यूनाइटेड किंगडम लंदन। तो 1 2 3 4 हो गया इसका, तो ए है इसका आंसर।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम केन्या के नैरोबी में, ग्रीन पीस इंटरनेशनल नीदरलैंड एम्स्टर्डम, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यूनाइटेड किंगडम लंदन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर। पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए वर्ष 2012 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2012 में, 2010 में, याद रखिएगा इसको। तो सारा सही है, इसकी वजह से गलत हो गया है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 119 से प्रेरणा लेता है, जो भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य पर्यावरण में जीने के अधिकार का आश्वासन देता है। 19 देता है या 21 देता है या 20? भारत के नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 है वो, अनुच्छेद 21। तो यहाँ दूसरा वाला भी गलत है, पहला वाला भी गलत है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है इसमें। पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वर्ष 2010 में, न कि 12 में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरणा लेता है, अनुच्छेद 21, जो कि भारत के नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण में जीने का आश्वासन देता है। न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा इसके पहले अध्यक्ष थे एनजीटी के, और वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष हैं वर्ष 2023 से न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक खेती में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन तो हरित क्रांति से हो गए, यहाँ प्राकृतिक खेती पूछ रहा है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से है ये भारत में, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से है पूरे विश्व में, अमेरिका से। यहाँ प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, तो यहाँ जापान के मासानोबू फुकुओका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक खेती के कई मॉडल हैं। शून्य बजट प्राकृतिक खेती भारत में सबसे लोकप्रिय मॉडल है। इस व्यापक प्राकृतिक और आध्यात्मिक कृषि प्रणाली को पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा विकसित किया गया था। मासानोबू फुकुओका एक जापानी किसान और दार्शनिक थे, जो अपनी प्राकृतिक खेती और अप्रमाणित भूमि पर पुनः वनस्पति उगाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है शब्द या संकल्पना, सूची 2 में है उनके प्रस्तावक। गहन पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक निकेत, ग्रीन हाउस गैस है, बायोस्फीयर रिजर्व। अर्नेनेस, एडवर्ड सूस, जोसेफ फूरियर, जोसेफ ग्रीनेल, कौन किससे मैच खाएगा? देखिए, गहन पारिस्थितिकी, गहन पारिस्थितिकी, गहन पारिस्थितिकी है अर्नेनेस। ठीक है, पारिस्थितिक निकेत जोसेफ ग्रीनेल, ग्रीन हाउस गैसें जोसेफ फूरियर, और बायोस्फीयर रिजर्व हो गया एडवर्ड सूस। तो ए का हो गया 1, बी का हो गया 4, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 1 4 3 2। तो यह है संकल्पना, यह है प्रस्तावक, एक ही फ्रेम में ले लीजिए इनको। गहन पारिस्थितिकी अर्नेनेस, पारिस्थितिक निकेत जोसेफ ग्रीनेल, पारिस्थितिक संक्रमण एक जॉन डब्ल्यू वेनेट, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसें जोसेफ फूरियर, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सूस, पारिस्थितिकी रिटर या अंसर्ट हैकेल। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।